अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था। आखिर चीन की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया? इस रेस में भारत कहाँ है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। इस वीडियो का मूल मकसद आर्थिक तौर पर चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझाना है। भारत और चीन की तुलना करना पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था अलग है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन नहीं। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। ये विडम्बना है कि आज चीन पूंजीवाद की राह पर चलते हुए ही दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की कर रहा देश बन गया है। माओ ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता पर ही जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भुखमरी की हालात हो गई थी। दूसरी तरफ 1947 में भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी। वो भी जानते थे कि भारत को अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करना है तो लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग की तरफ ले जाना होगा। नेहरू के लाख कोशिश करने के बावजूद भी भारत तेजी से औद्योगिकीकरण में असफल रहा। आजादी के 4 दशक बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास रही। इसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की भी संज्ञा दी थी। चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मुखिया डेंग शाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चीन को अमीर बनाया। उनके लाए सुधार माओ के सिद्धांतों से अलग थे। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। डेंग शाओपिंग ने पूरी दुनिया में बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से बनाने शुरू किए। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। शाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसानों को खुद के प्लांट्स पर खेती करने का अधिकार दिया। ऐसे होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया और भोजन की कमी दूर हुई। भारत में भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ का अभियान नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालात बहुत नहीं सुधरी। सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही गई, लेकिन अभी तक हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने और बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीजों के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। 2019 तक आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 70%, वहीं भारत का हिस्सा सिर्फ 3% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में ये सेक्टर काफी अहम साबित हुआ। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई भी बढ़ी। 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $300 थी। उस वक्त चीन में भी प्रति व्यक्ति सालाना आय $333 थी। दोनों देशों में लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़कर $2191 हो गई, लेकिन इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय 35 गुना बढ़कर $11,819 हो गई। चीन अब भारत से बहुत आगे निकल चुका है। चीन की सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट और जबरदस्त फोकस है। 1980 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात की विकास की दर 12.4% रही। वहीं
साल 2000 से 2003 के बीच ये दर 20.3% तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ। साल 2001 से 2006 के बीच तेजी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पाए हुए मजदूरों को मिली। 2006 के बाद से चीन में घरेलू मांग इतनी बढ़ी, रोजगार के लिए विदेशी मांग से ज्यादा घरेलू मांग अहम हो गई। इसको चीनी अर्थव्यवस्था को नया बैलेंस मिला, लेकिन चीन ने एक्सपोर्ट पर पकड़ ढीली नहीं की। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन 8-10% के हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 पे है। निर्यात के मामले में अमेरिका दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जबकि भारत निर्यात के मामले में 19वें नंबर पर है। भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। भारत में लेबर कास्ट कम होने की वजह से ये पूरी दुनिया का बैक एंड हब बन गया है। ये 1991 के आर्थिक सुधारों की वजह से ही संभव हो पाया है। 1991 में जब भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरसिम्हा राव ने कमान संभाली, उस वक्त देश बहुत बड़ी आर्थिक संकट में था। ऐसे में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि देश में सिर्फ 2 हफ्ते के कच्चे तेल का आयात करने जितनी विदेशी मुद्रा बची थी। करो या मरो की स्थिति थी। राव समझ चुके थे उन्हें भी डेंग शाओपिंग की तरह कुछ अलग सोच दिखानी पड़ेगी। उन्होंने भारत में संरक्षणवादी नीतियां खत्म करते हुए उद्योग चलाने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट राज्य खत्म कर दिया और विदेशी निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया। 1992 में नरसिम्हा राव ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि कई लोग घबराते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ वह कारखाना यहाँ लगाएगा। हमारा देश छोड़कर बाहर तो वह भागने वाला नहीं है। सड़क बनेगी तो सड़क यहीं रहेगी, रेल बनेगी तो यहीं रहेगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी पूंजी लगे लगने दीजिए, वह हमारी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, देसी हो जाएगी और उससे फायदा हमें मिलेगा। जो पूंजी लगाता है वो थोड़ा मुनाफा कमाए, उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तैयार नहीं होता। नरसिम्हा राव दूर की सोच रहे थे। निजीकरण के फैसले के बाद देश तरक्की के राह पर निकल पड़ा। भारत ने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अगले 2 दशकों में भारत में प्राइवेट बैंक्स, विदेशी गाड़ियां, मोबाइल फोन, प्राइवेट टीवी चैनल, प्राइवेट एयरलाइंस से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए वो आजादी से तरस रहा था। विदेशी निवेश के फायदे दिखने लगे थे। 1991 में निजीकरण से पहले देश में सिर्फ $1 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी, लेकिन आज देश में $640 बिलियन की विदेशी मुद्रा है। भारत का लक्ष्य अब चीन है। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है। चीन के पास फिलहाल 3200 बिलियन यानी कि $3.2 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा का भंडार है। भारत की विकास दर भी पिछले 2 दशकों में कई बार 7 से 8% के आसपास रही है। भारत के अलावा चीन ही एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी विकास दर इतनी तेज रही है